नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। और अपनी इस क्लास में इस टॉपिक का अध्ययन करने से पूर्व हम अपनी पिछली क्लास का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो पिछली क्लास में हमने बतलाया शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक प्रकार का मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है अथवा व्यवहारिक शाखा इसको माना जा सकता है। यदि मनोविज्ञान के नियमों को, सिद्धांतों को, उपलब्धियों को एवं विधियों को हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू करते हैं अथवा उनका उपयोग करते हैं तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करती है, उनका विवेचन करती है एवं उनके समाधान पर चिंतन करती है, तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। फिर हमने बतलाया कि जो जॉन एडम्स नामक विद्वान थे उन्होंने शिक्षा को द्विपक्षीय प्रक्रिया बतलाया। यानी इसमें एक पक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है और दूसरा पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो शिक्षा ग्रहण करने वाला पक्ष क्या कहलाता है? विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी कहलाता है और शिक्षा प्रदान करने वाला पक्ष शिक्षक अथवा अध्यापक कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने वाले की प्रक्रिया के तत्वों का तथा शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक के तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या करता है? अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के तत्वों का तथा शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया के तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अथवा मनोवैज्ञानिक रीति से क्या करता है? अध्ययन करता है। फिर हमने आपको बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से क्या किया? परिभाषित किया। तो सबसे पहली परिभाषा हमने आपको बताई कार्ल सनिक की। तो कार्ल सनिक ने क्या बताया? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों अथवा उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और यह किसने कहा था? यह कार्ल सनिक ने कहा। फिर अगली परिभाषा हमने आपको बतलाई थी स्टीफन की। और स्टीफन ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी आप भी जानते हो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है? जो बालक अथवा प्राणी के व्यवहार का जो अध्ययन है वो शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। तो यही परिभाषा किसने दी थी? स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध तरीके से क्या है? अध्ययन करना है। उसके बाद हमने अगली परिभाषा आपको बतलाई थी प्रोफेसर ट्रो। प्रोफेसर ट्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का क्या करता है? अध्ययन करता है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों में किस किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो शैक्षणिक वातावरण को अधिक बेहतर, सुलभ और उपयुक्त बना सकते हैं। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए या अधिगमकर्ताओं के लिए। फिर हमने आपको बतलाई B.F. स्किनर की परिभाषा। और B.F. स्किनर का पूरा नाम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। तो B.F. स्किनर ने क्या कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, दोनों अर्थ को ग्रहण करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी जो सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, दोनों के अर्थों को क्या किया जाता है? इसके अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। फिर अगली परिभाषा इन्होंने अगली परिभाषा दी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों एवं खोजों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? प्रयोग है जो बालक अथवा व्यक्ति के सीखने को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं या बालक अथवा व्यक्ति के जो सीखने की परिस्थितियों में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने दूसरी परिभाषा क्या दी? शिक्षा मनोविज्ञान उन मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों एवं खोजों का शैक्षणिक वातावरण में उपयोग है जो बालक के सीखने में एवं अनुभव में क्या करती हैं? योग देती हैं अथवा सहायता करती हैं। फिर हमने इसके बाद आपको अगली परिभाषा बतलाई थी क्रू एंड क्रू की। तो क्रू एंड क्रू ने क्या बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक अथवा व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का, सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बतलाई कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालक अथवा व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की
जो सीखने के जो उसके अनुभव हैं उनके अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। उसके बाद हमने अंतिम परिभाषा बतलाई नॉल की। तो नॉल ने क्या कहा? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो शिक्षा जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो शिक्षा रूपी सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित अथवा निर्देशित करने वाले मानव व्यवहार का, किसका? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अथवा प्राणी अथवा मानव का शैक्षिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो आप देख रहे हो जो उसके प्राणी अथवा मानव के जो व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो किसके द्वारा होगा? शैक्षिक प्रक्रिया, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया, उसके द्वारा ही उसके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो उसका अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने उपरोक्त परिभाषाओं के बाद अपनी पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य अथवा सार निकल के आया है, जो महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो भी बतलाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य रूप से जो सार निकल के आया है वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। उसके बाद हमने बताया शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से भी है और अधिगम से भी है। शिक्षण मतलब शिक्षक के लिए शिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया तत्वों का अध्ययन करता है। अधिगम मतलब शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी के लिए तो शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। तो ये हमने अपने अर्थ में भी पढ़ाया था। तो आप देख रहे हो तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है? शिक्षण से है और अधिगम से भी है। फिर हमने बतलाया शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है, यानी जीवन के जो वास्तविक आदर्श हैं उनको प्राप्त करने में शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हमने बताया शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता अध्ययन के पश्चात व्यवहार के संशोधन में आंकी जाती है, यानी हम जिन मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों एवं विधियों को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी अथवा शिक्षक पर प्रयोग में ला रहे हैं, उससे विद्यार्थी के अथवा शिक्षक के व्यवहार में आंशिक अथवा पूर्ण संशोधन अथवा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तभी शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता है, अन्यथा नहीं है। फिर हमने आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक तीनों के लिए आवश्यक रूप से होना चाहिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों को भी होना चाहिए, अध्यापकों को भी होना चाहिए, साथ ही साथ अभिभावकों को भी होना चाहिए। इसलिए ताकि अभिभावक भी अपने बालकों पर आशा से अधिक या अपेक्षा से अधिक क्या नहीं करें? उम्मीदें ना रखें। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। तो उसका हर प्रकार की जो योग्यता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार की योग्यता से वो दूसरे व्यक्ति से क्या है? भिन्न है। तो उसका सीखना भी क्या होगा? भिन्न होगा। तो इस प्रकार का जो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है शिक्षक को भी हो और साथ ही साथ अभिभावक को भी हो, जिससे बालकों पर अतिरिक्त दबाव ना हो सीखने के लिए। प्रत्येक बालक की रुचियां भी अलग अलग होती हैं, तो कोई बालक पढ़ने में अधिक रुचि रखता है, तो कोई बालक किसी विशेष प्रकार के खेल खेलने में अधिक रुचि रखता है, तो उसमें वो अधिक योग्य अथवा दक्ष बनकर ही बाहर निकल सकता है। तो वो जिस रुचि अथवा क्षेत्र में अधिक योग्यता रखे उसी में उसे क्या प्रमोट करने का प्रयास किया जाए। तो यह ज्ञान हमें कौन दे रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान दे रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक, शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों तीनों के लिए आवश्यक रूप से होना चाहिए। फिर हमने आपको बतलाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो निरंतर खोज और अनुसंधान हो रहे हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, उनको शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं एवं शिक्षा मनोविज्ञान का जो सार निकल के आया उसके अर्थ से संबंधित जो तथ्य निकल के आए उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। अब आज की क्लास है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आप देख रहे हो शिक्षा मनोविज्ञान एक को क्या है? एक मनोविज्ञान का ये क्या माना जाता है? अंग माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को क्या है? मनोविज्ञान का ये एक अंग माना जाता है। 19वीं शताब्दी तक, कब तक? 19वीं शताब्दी तक शिक्षा मनोविज्ञान को इसी रूप में माना जाता रहा। किस रूप में? मनोविज्ञान के एक अंग के रूप में। लगभग 20वीं शताब्दी, कब? 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। कब स्थापित किया? लगभग 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के अंतर्गत मनोविज्ञान पर विचार किया जाए, शिक्षा मनोविज्ञान विषय के
इतिहास के अंतर्गत यदि हम मनोविज्ञान पर चर्चा करें अथवा विचार करें तो मनोविज्ञान विषय का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक नजर आता है, या इसकी प्रकृति है जो अत्यंत व्यापक नजर आती है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, और प्रत्येक प्राणी अथवा प्रत्येक मानव व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान विषय की प्रकृति पर यदि चर्चा की जाए तो इसकी प्रकृति अत्यंत व्यापक होती है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और प्राणी क्या है? प्रत्येक प्राणी अथवा प्रत्येक जीव व्यवहार दर्शाता है। इसी प्रकार यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर विचार किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय अपने अस्तित्व के अंतर्गत आप देखते हो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज अथवा देश के संपूर्ण एवं सर्व क्षेत्रीय विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है, शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो आप देख रहे हो यदि इन दोनों ही तथ्यों को, यानी मनोविज्ञान तो क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और प्रत्येक प्राणी व्यवहार को दर्शाता है, या प्रत्येक प्राणी की प्रवृत्ति के व्यवहार को व्यक्त करना। दूसरी तरफ शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र का संपूर्ण एवं सर्व क्षेत्रीय विकास के लिए शिक्षा क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि इन दोनों ही तत्वों को एवं सत्यों को मिलाकर यदि हम अध्ययन करना चाहें तो आप देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति बहुत अधिक व्यापक भी है और बहुत अधिक आवश्यक भी है। बात समझ रहे हो ना? शिक्षा मनोविज्ञान यानी दोनों ही तत्व, मनोविज्ञान जो व्यवहार का विज्ञान है, सर्वव्यापी है, प्रत्येक प्राणी क्या है? व्यवहार दर्शाता है, प्रत्येक प्राणी की व्यवहार दर्शाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी तरफ शिक्षा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र अथवा समाज के संपूर्ण एवं सर्व क्षेत्रीय विकास के लिए शिक्षा क्या है? अत्यंत आवश्यक है। तो आप देख रहे हो यदि इन दोनों ही तथ्यों एवं सत्यों को मिलाकर यदि अध्ययन किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक नजर आता है और बहुत अधिक आवश्यक भी माना जाता है। एक और जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है, एक और शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के साथ साथ उसकी शिक्षा प्रक्रिया तो क्या करती है? विचार करती है। तो दूसरी तरफ शिक्षा मनोविज्ञान प्रौढ़ों के व्यवहार एवं उनकी शिक्षा प्रक्रिया का भी क्या करती है? विचार अथवा अध्ययन करती है। इसी प्रकार एक और जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है बालक के सीखने पर या शिक्षार्थी के सीखने की अधिगम प्रक्रिया से भी संबंध रखती है, तो दूसरी ओर यह शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया, उसके पढ़ाने की प्रक्रिया के तत्वों का भी क्या करती है? अध्ययन करती है। तो आप देख रहे हो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो प्रकृति किस किस प्रकार की है, तो उसको हम बिंदुवत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली चीज शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत लचीली, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत लचीली भी है और स्थिर भी है। यानी उपरोक्त पिछली सभी क्लासों के अध्ययन से निकल के जो सार निकल के आ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का, तो वो पहला बिंदु जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो अत्यंत लचीली भी है और स्थिर भी। आप भी देखते हो जो जैसे जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नवीन अनुसंधान अथवा खोजों के द्वारा जो नवीन अध्ययन पद्धतियां या अध्ययन विधियों की खोज होती जा रही है, उन अध्ययन पद्धतियों को हम कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बालक के शैक्षिक अध्ययन में क्या करते जाते हैं? प्रयोग करते जाते हैं। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे नवीन विधियां अध्ययन शिक्षण पद्धतियां आ रही हैं, उन अध्ययन पद्धतियों को हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो इस प्रकार इसकी प्रकृति क्या हुई? अत्यंत लचीली, यानी समय काल परिस्थितियों के अनुसार यह परिवर्तित होने वाली है। इसके साथ साथ स्थिर भी है। अब स्थिर किस क्षेत्र में? क्योंकि आप देख रहे हो यह केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही संबंधित है, इसलिए आप देख रहे हो इसकी प्रकृति है अत्यंत लचीली और साथ ही साथ क्या है? स्थिर भी है। इसमें बालक के केवल शैक्षिक वातावरण तक ही यह क्या रह गई? स्थिर रह गई है। जो मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों का आप प्रयोग करोगे वो कहाँ तक करोगे? केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही करोगे। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या है? अत्यंत लचीली भी है और स्थिर भी है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत व्यापक भी है और अति सूक्ष्म भी।
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? अत्यंत व्यापक भी है और अति सूक्ष्म भी। अब आप देख रहे हो जैसे मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत व्यापक है, क्यों? हमने आपको इसकी प्रकृति में बताया, जो मनोविज्ञान है सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, शाश्वत है और परिवर्तनशील है। वही सारी प्रकृति यहाँ आ रही है, आप देख रहे हो। अब आप देख रहे हो इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी सीखने की उसके अंदर क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। सीखने की या शिक्षा ग्रहण करने की क्या होती है? उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। तो आप देख रहे हो इस प्रकार इसकी प्रकृति क्या हुई? अत्यंत व्यापक हुई है, सर्वत्र व्यापक है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में सीखने की प्रवृत्ति होती है। तो आप देख रहे हो अब उस सीखने की प्रवृत्ति में हम मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों अथवा विधियों का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति अथवा प्रकृति क्या हुई? अत्यंत व्यापक हुई। और दूसरी अति सूक्ष्म भी है। अति सूक्ष्म इसके क्षेत्र को लेकर ही है, और इसका जो क्षेत्र है आप देख रहे हो मनोविज्ञान अनेक क्षेत्रों में या विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसकी अनेकों शाखाएं हैं, लेकिन उसमें से एक शाखा तक ही क्या है? सीमित है। तो वो है आपकी अति सूक्ष्म प्रकृति को दर्शाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो अत्यंत व्यापक भी है और अति सूक्ष्म भी। अगली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का संबंध या शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से भी है और अधिगम से भी। अब हमने आपको पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थों में बतलाया। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के तत्वों का एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया के तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक रीति से क्या करता है? अध्ययन करता है। तो आप देख रहे हो जो शिक्षार्थी है वो तो सीखने की प्रक्रिया को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो उसके लिए तो वो अधिगम, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे हो गया? अधिगम से। और जो शिक्षक है, शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी शिक्षण कार्य करा रहा है। तो उसके लिए भी दिशा निर्देश देता है शिक्षा मनोविज्ञान कि आपका शिक्षण किस प्रकार का हो। तो आप देख रहे हो शिक्षण सूत्र बालक को सिखाने के लिए हमें सरल से कठिन की ओर उसका शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं संपूर्ण से हम अंश की ओर उसका शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये शिक्षा मनोविज्ञानी तो किसको बतला रहा है? शिक्षक को दिशा निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है अथवा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो शिक्षण से भी है और अधिगम से भी है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी। समस्या जन्य को अंग्रेजी में प्रॉब्लमैटिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी? विकासोन्मुख और समस्या जन्य भी है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकास की ओर अग्रसर करने वाली है। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को दोनों को उनको सीखना एवं सिखाना दोनों ही प्रक्रियाओं, शिक्षण एवं अधिगम दोनों ही प्रक्रियाओं क्या विकास की ओर सरल, सुलभ और सुगम बनाने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी, यानी प्रॉब्लमैटिक भी है। जो शिक्षण अथवा अधिगम में किसी भी बालक अथवा शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने में अथवा बालक के सीखने में किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं के लिए क्या क्या समाधान होने चाहिए, उन समाधान के लिए भी क्या करती है? ये खोज अथवा अनुसंधान कार्य करती है अथवा जारी रखती है, जिससे उस समस्या का क्या है? समाधान निकाल कर बालक के अधिगम को सरल, सहज बनाया जा सके तथा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। तो इसलिए क्या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी। उसके बाद आप देख रहे हो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सर्वव्यापी भी है व सार्वभौमिक भी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी। तो आप देख रहे हो सर्वव्यापी
क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर सीखने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से सीखे। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा सीख रहा है तो वो की शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। चाहे वो संसार के अथवा पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर शिक्षार्थी है या बालक है, उसके सीखने पर मनोवैज्ञानिक कारक प्रभाव डालते हैं। मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों अथवा विधियों के प्रयोग से उसके सीखने को सरल बनाया जा सकता है अथवा शिक्षक के शिक्षण को क्या बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। उसके बाद आप देख रहे हो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सीमित भी है व असीमित भी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यह देखा जाए तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान विषय की जो भी उपलब्धियां हैं वो केवल शैक्षिक शाखा तक ही क्या है, सीमित है। इसलिए इसकी प्रकृति क्या, शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को क्या माना है, सीमित माना है। दूसरा असीमित, आप देख रहे हो व्यक्ति, जैसा कि क्रो ने बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक अथवा व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो आप देख रहे हो असीमित फिर किस रूप में आ गई कि जब आप बालक जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। तो उसकी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं किस किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारक अथवा तत्व प्रभावित करते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, सीमित भी है और असीमित भी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति रूढ़िगत व्यवहार का अध्ययन भी करता है व भविष्यवाणी की योग्यता भी रखता है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की अगली प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक अथवा व्यक्ति अथवा अधिगमकर्ता या विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी के जो रूढ़िगत व्यवहार है, किसी भी प्रकार का व्यवहार है, व्यक्ति क्यों दर्शा रहा है, उसके व्यवहार के पीछे क्या कारण है, उनका तो अध्ययन करता ही है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, उनका अध्ययन तो करता है, साथ ही साथ क्या है, भविष्यवाणी करने की भी क्या रखता है, योग्यता रखता है। यानी किसी भी प्रकार के बालक के व्यवहार का अध्ययन भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधियों एवं प्रयोगों द्वारा करने के पश्चात उस बालक की भविष्यवाणी करने की शिक्षा मनोविज्ञान क्या रखता है, योग्यता रखता है। अगली प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान भी है व इसकी प्रकृति कैसी है, सामाजिक विज्ञान की भी है। कैसी, सामाजिक विज्ञान की भी है। तो आप देख रहे हो पहले ही हम आपको बता चुके शुद्ध विधायक, शुद्ध अथवा विधायक के अंतर्गत हमने बताया अपने जो मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आएगा, मनोविज्ञान आएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अपने शुद्ध अथवा विधायक अर्थ में मनोविज्ञान क्या, तथ्यों का अध्ययन करता है। अपने विधायक विज्ञान के अर्थ में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, कारण प्रभावों का, क्रिया प्रतिक्रियाओं का और उद्दीपन अनुक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो आप देख रहे हो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या, शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान की भी है प्लस सामाजिक विज्ञान की भी है। क्यों, क्योंकि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का गठन सामाजिक पक्ष के अनुसार किया जाता है। जिस प्रकार का समाज होता है उसी प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, या पाठ्यक्रम वही समाज द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जो समाज के अनुकूल हो और अनुरूपित हो। तो इसलिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान की भी है और सामाजिक विज्ञान की भी है। तो इस प्रकार हमने यह छोटा सा ही टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो हमने इसको आपको समझाया है। तो एक बार फिर से पूरा टॉपिक रिपीट कर लेते हैं।
तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का ही एक अंग है। 19वीं शताब्दी तक इसे इसी रूप में माना जाता रहा। 20वीं शताब्दी से शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। फिर हमने बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान के यदि इतिहास का अध्ययन किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के अंतर्गत मनोविज्ञान पर विचार किया जाए तो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो अत्यंत व्यापक है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और प्रत्येक प्राणी व्यवहार की प्रवृत्ति रखता है। उसके बाद हमने बताया यदि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जाना जाए अथवा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ पर विचार किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र का संपूर्ण एवं सर्व क्षेत्रीय विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आप देख रहे यदि इन दोनों ही तथ्यों एवं सत्यों को मिलाकर यदि अध्ययन किया जाए तो मनोविज्ञान क्या है वो शिक्षा मनोविज्ञान बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर हमने आपको बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक ओर तो जहाँ बालक के व्यवहार का एवं उसके शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करता है, इसी प्रकार साथ ही साथ दूसरी ओर क्या है प्रौढ़ों के व्यवहार एवं उसके शैक्षिक वातावरण का भी क्या करता है अध्ययन करता है या शिक्षण प्रक्रिया का भी अध्ययन करता है। फिर हमने आपको बताया जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से भी है और अध्ययन से भी है, जो इसकी प्रकृति भी है। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सबसे हमने बताया पहली प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत लचीली भी है और स्थिर भी है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली इसलिए है समय काल परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे नवीन शिक्षण पद्धतियां मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है अन्वेषित की जाती हैं, खोज की जाती है, अनुसंधान होता है, उन नवीन शिक्षण पद्धतियों अथवा अध्ययन पद्धतियों को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या कर लिया जाता है प्रयोग में ले लिया जाता है। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है लचीली है। यानी समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है बदलती रहती है। अब कुछ चीजें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्थिर भी है। जैसे स्थिर है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और वो अध्ययन कैसे वातावरण में होगा शैक्षिक वातावरण में। अपनी इस प्रकृति के कारण क्या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी स्थिर भी है। अगला बिंदु हमने आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत व्यापक भी है और अति सूक्ष्म भी है। अति व्यापक यह है जैसे मनोविज्ञान की प्रकृति अति व्यापक है क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और प्रत्येक प्राणी में व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान भी क्या है व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में होता है। और आप देख रहे संसार के किसी भी भूभाग या भूमंडल का प्राणी हो उसमें सीखने की क्या होती है प्रवृत्ति होती है। तो आप देख रहे हैं यदि बालक या शिशु के या मानव के शैक्षिक वातावरण में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए इसकी प्रकृति क्या है अत्यंत व्यापक भी है और अति सूक्ष्म भी। यानी यह मनोविज्ञान का एक छोटे से क्षेत्र अथवा शाखा के रूप में ये सीमित है, वो है शैक्षिक क्षेत्र। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है हमने अति सूक्ष्म भी माना है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का संबंध शिक्षण से भी है और अधिगम से भी है। तो हमने इसके अर्थ में भी बतलाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करना मतलब अधिगम सीखना, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के तत्वों का एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया के तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से मनोवैज्ञानिक रीति से क्या करता है अध्ययन करता है। इसलिए इसकी प्रकृति क्या है या इसकी प्रकृति का संबंध सीधा सीधा किससे शिक्षण से भी है और अधिगम से भी है। फिर हमने बतलाया शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी है। आप देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक अथवा विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया को सरल सुगम बनाया जाता है, सुलभ बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी उसको सीखने को सरल और सुगम बनाते हुए उसे किधर की तरफ ले जाते हैं विकास की ओर अग्रसर करते हुए ले जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक का शिक्षण कार्य प्रभावी बनाते हुए उसे भी क्या है अपने जो व्यवसाय कुशलता प्रदान करते हुए उसे भी विकास की ओर ले जाना ही क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है या उसकी प्रकृति है। साथ ही साथ समस्या जन्य, अब आप देख रहे हो शिक्षा प्राप्त करते समय यानी अधिगम करते समय अथवा शिक्षण कार्य करते समय, शिक्षा प्रदान करते समय अधिगम करता अथवा शिक्षण शिक्षक के समक्ष जो जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के लिए क्या किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है उन पर खोज अथवा अनुसंधान कार्य किए जाते हैं ताकि उन समस्याओं का क्या किया जा सके उपयुक्त समाधान निकाला जा सके और बालक तथा शिक्षक दोनों का जो भी व्यवसाय कुशलता अथवा अधिगम क्या किया जाए विकास की ओर अग्रसर वापस किया जा सके। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी है। अगला बिंदु बताया शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। ये हमने आपको जैसे मनोविज्ञान की प्रकृति मतलब वही यहाँ है
भाई प्रत्येक प्राणी में मानव व्यवहार या अन्य पशु या जीव जंतु में प्रत्येक में क्या व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। तो संसार का जो भी भूमंडल पर जितना भी जीव है वो एक विशेष प्रकार का व्यवहार अवश्य दर्शाता है। तो इसकी प्रकृति क्या हुई, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक। तो इसी प्रकार अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो प्रत्येक बालक का शैक्षिक वातावरण में उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जा रहा है, तो आप देख रहे हो चाहे भूमंडल के किसी भी भूभाग का हो, शिक्षा अवश्य ग्रहण करने का उसको अवसर मिला ही होगा। तो आप देख रहे हो उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना, क्या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, उस बालक के शैक्षिक वातावरण में उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक भी है। अगली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सीमित भी है और असीमित भी। सीमित इसलिए मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं, उन शाखाओं में शिक्षा मनोविज्ञान का एक निश्चित क्षेत्र शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन, इसलिए इसकी सीमित प्रकृति है। असीमित ये है कि भाई शैक्षिक वातावरण में भी आप देखोगे तो बालक अपने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अपने सीखने के अनुभवों का क्या करता है, वर्णन और व्याख्या करता है। या किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। तो बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके सीखने के अनुभवों को कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, कारक जो प्रभावित कर रहे हैं, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए इसकी प्रकृति एक प्रकार से क्या है, असीमित भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रूढ़िगत व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है, साथ ही साथ भविष्यवाणी की योग्यता भी रखता है। यानी बालक किसी भी प्रकार का व्यवहार क्यों दर्शाता है, उसके पूछे किस प्रकार के कोई रूढ़िवादी विचार या दक्यानिसी विचार है जिसकी वजह से वो उस प्रकार का व्यवहार करता है, तो उसके उस व्यवहार का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उसके व्यवहार के अध्ययन करने के पश्चात उसके भविष्यवाणी की योग्यता रखता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। और अगला और अंतिम प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी। तो हमने पिछली क्लास में बताया बहुत विस्तार से, मनोविज्ञान है अथवा शिक्षा मनोविज्ञान अपने शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान के अर्थ में तथ्यों का अध्ययन करता है। यानी प्रत्येक जीव अथवा प्रत्येक प्राणी है कोई व्यवहार दर्शा रहा है, उस व्यवहार के दर्शाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो अपने विधायक विज्ञान के अर्थ में मनोविज्ञान क्या है, कारण प्रभावों का, क्रिया प्रतिक्रियाओं का, उद्दीपन अनुक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। जबकि सामाजिक विज्ञान इसलिए कहा गया है, आप देखते हो कि जो शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वो सामाजिक पक्ष के अनुरूप निर्धारित किया जाता है, या वही पाठ्यक्रम समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है जो समाज के अनुरूपित हो और समाज के लिए अनुकूलित हो। तो इसलिए क्या शिक्षा मनोविज्ञान क्या सामाजिक विज्ञान भी है। तो आज की क्लास में हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि किसी प्रकार की समस्या है, प्रश्न, तो हमें कमेंट बॉक्स में बतलाओ। धन्यवाद।